परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। परम्यूटेशन वैसी कंडीशन में, कंडीशन हमारे पास ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में परम्यूटेशन के दो थ्योरम बनेंगे। तो अभी हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, मान लो व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो मान लो एक वर्ड है, जैसे रोज है। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो आप, ROSE, ये जो चारों लेटर हैं ऑल आर डिफरेंट, है ना। लेकिन अगर मान लो ROOT रूट है, तो यहाँ क्या सारे डिफरेंट है? नहीं है। R और T तो डिफरेंट है, O भी डिफरेंट है, लेकिन ये और ये वाली O दोनों सेम है। तो इस केस में हमारे पास सारे लेटर्स डिफरेंट है, और इस केस में सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है। तो इसके लिए, इस वाले केस के लिए अलग फॉर्मूला होगा और इस वाले केस के लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो इस वाले केस में भी दो टाइप के फॉर्मूलाज हो जाते हैं। ठीक है, रिपीटेशन अगर होगी ऑब्जेक्ट की तो एक टाइप का फॉर्मूला लगेगा, और रिपीटेशन नहीं होगी, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो कुछ केसेस होंगे जिसमें रिपीटेशन हम कर सकते हैं, और कुछ केसेस होंगे जहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो इन दोनों के लिए हमें अलग अलग थ्योरम इस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम जो अभी हम देख रहे हैं वो रिपीटेशन अगर अलाउड है उस केस के लिए है, और जो अगली थ्योरम हम देखेंगे वो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, तब हम इस वाले को देखेंगे। ठीक है, और ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी इस टाइम पर हम परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जैसे ये रोज है, रोज वर्ड है, तो इसके बेसिस पर अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीटेड इज NPR, उसको NPR से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने n लिया है, ऑब्जेक्ट्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स को, और उसमें से जितने ऑब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, मान लो अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमने 7 या 8 या 4 ऑब्जेक्ट्स लिए, तो वो r से रिप्रेजेंट होंगे एट अ टाइम, जहाँ पे कि r के लिए ये कंडीशन दी हुई है, एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीटेड, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, इज NPR। ठीक है, n थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लिखेंगे PR, इसको इसी तरह से डिनोट करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फैक्टोरियल n, ये साइन फैक्टोरियल वाली आपने देखी हुई है एक्सरसाइज 7.1 में, वही हम यूज़ कर रहे हैं n - r। तो यहाँ पे बच्चों इसकी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए अपने सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये n हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स में से हम जितने ऑब्जेक्ट्स लेंगे उसको r रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n - r फैक्टोरियल की साइन हो गई, वेयर कंडीशन ये है कि हमारा जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा मेन फॉर्मूला ये हो गया। इसका ही एक केस है, सब केस है, वो देख लो। द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें से टेकन r एट अ टाइम, हम कुछ ले रहे थे,
मतलब टोटल हम नहीं ले रहे थे, उसमें से कुछ ले रहे थे। यहाँ पे हम ऑल एट अ टाइम ले रहे हैं, मतलब हम सारे ले ले रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पर कि हम जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को ले रहे हैं एट अ टाइम, इज गिवन बाय npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, चूँकि ये फॉर्मूला इससे ही आया है निकल के, तो हम इस पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे r के लिए हमने n लिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल टू r। ठीक है, n p r इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r होता है इस फॉर्मूले से, मेन फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल n लिखते हैं, और चूँकि यहाँ हमने n के लिए r लिया हुआ है, तो n माइनस r के लिए यहाँ पे हम n लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन 0, और फैक्टोरियल 0 हम जानते हैं कि 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा इसको यहाँ r के लिए हमने n लिया हुआ है, तो ये npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं, और एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, इसमें जो इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। देखो, ये एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज 7.2 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of letters of the word honest, repetition of letters not allowed। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पे, जहाँ पे कि है एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, npr फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। और चूँकि यहाँ पे हमारे पास देखो विच कैन बी फाउंड ऑफ द लेटर, हमारा क्या है, ऑनेस्ट, HONEST, तो यहाँ हमारे पास n क्या हो गया, 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, और टोटल नंबर लेटर्स कितने हैं, 6 हैं, और उसमें से हमें 4 लेटर वर्ड ही बनाने, मतलब 4 चूज़ करने हैं, तो R4 हो गया। तो आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला npr इज इक्वल टू हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, देन 6 अपॉन 6 माइनस 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, और 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू, देखो 5 6 30, 3 12, 360, सेम आंसर आ गया है ना। यहाँ आपने फॉर्मूला का यूज़ किया, और यहाँ आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ किया था। ठीक है, आंसर हमारा सेम आया है, ये और ये सेम आया है। ठीक है, तो ये वाली हो गई फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जबकि ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और जिसमें से हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ले रहे हैं, मतलब हमें दिया हुआ है 6 वर्ड का दिया हुआ था, लेकिन उसमें से हमें 6 लेटर्स का वर्ड दिया हुआ था, जिसमें से हमें 4 लेटर चूज़ करके उससे हमें नंबर ऑफ वेज बताने थे, कितने थे। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है जहाँ पे कि हमें सारे ले लेने हैं। ठीक है, मान लो जैसे अगर हमें दिया हुआ है वर्ड रोज़,
ये 4 लेटर वर्ड है और इससे हमें इन जो 4 वर्ड हैं इन चारों का यूज़ करके हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है इनसे। तो ये सारे एग्जाम्पल उस टाइम पे मैंने करवाते टाइम आपको दिखाए थे, है ना। तो अब हम इसको इस फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एन पी एन इज इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल एन है, ठीक है। जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, यहाँ हम सारे लेटर्स ले रहे हैं, तो एन पी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4 है, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट इज 12 टू 24 आ गया आंसर, है ना। तो ये आपने पहले किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल से और ये आपने किया फॉर्मूला से। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि फॉर्मूला किस तरह के क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken are at a time where repetition of objects is allowed। इस केस में क्या है, यहाँ पर है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ इस वाले थ्योरम में दिया है कि यहाँ रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें अलाउड है, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अच्छा इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देखते हैं। तो इसके लिए इज n टू द पावर r, ठीक है। ऐसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं, hence the required number of permutations is equal to n to the power r, है ना। ये सेम क्वेश्चन है जो आपने पहले सॉल्व किया था। रोज वर्ड है वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, तो ये हमने किया था। एंड इफ द रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड, अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड है तो हम ऐसे करेंगे। तो ये हमने उस टाइम पर फंडामेंटल प्रिंसिपल से करा था, और यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन के लिए क्या है, n टू द पावर r है। और यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4 हैं, तो हमारा n हो गया 4। तो यहाँ हमारे पास आ गया n टू द पावर r, और n हो गई हमारी 4, n है हमारे पास यहाँ 4, और कितने टाइम्स करने हैं, कितने फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, तो 4 ही यूज़ करना है यहाँ पे। तो दोनों 4 आ गए, इसलिए 4 टू द पावर 4 आ जाता है। ये हो गया, टू 56 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे थे तो भी सेम आंसर आ रहा है, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला का यूज़ करके आप आसानी से इस तरह के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थ्योरम थर्ड देखते हैं। यहाँ ये थ्योरम थर्ड बेस्ड है परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जबकि हमारे सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हों, उस कंडीशन में। हमने जो फर्स्ट वाला देखा था, फर्स्ट जो 2 थ्योरम हमने पढ़े थे वो थे कि व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों तब क्या होगा। और यहाँ पे हमारे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अगर अलग अलग नहीं हो तब क्या होगा, ठीक है। तो जब ऑल ऑब्जेक्ट्स, मान लो कि जैसे हमने उस लास्ट अभी पढ़ा था ना, मान लो रूट वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ सारे अलग अलग नहीं हैं, डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है। तो इस केस में हम इस वाली थ्योरम
का जो ये फॉर्मूला है, इस थ्योरम पे बेस्ड जो ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करेंगे। तो एक बार हम थ्योरम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स है, n तो टोटल हो गए है ना, जैसे यहाँ रूट है तो ये 1 2 3 4 ये 4 n को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइम, p हम यहाँ पर ये o को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये सेम काइंड के हैं। एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, और बाकी के जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p मीन्स फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ यहाँ पे अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो R 2 टाइम्स आया है ना, A 1 2 टाइम्स A आया है, E भी यहाँ पे 2 बार आया है। उसी तरह एक्सेसिव है, बनाना है, मिसिसिपी है। मिसिसिपी एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरम हमने पढ़ा है ना, थ्योरम थर्ड, उसी का एक जनरलाइज है कि मान लो यहाँ पे तो डबल ओ थे तो हमने पी लेके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे यहाँ पे एस भी 2 बार है, ई 3 टाइम्स है, तब हम क्या करेंगे, तो हम ये वाली फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला आ रहा है थ्योरम फोर्थ से। थ्योरम फोर्थ कुछ डिफरेंट नहीं है, ये जो हमने अभी थर्ड थ्योरम पढ़ा है ना, थर्ड वाली जो थ्योरम पढ़ी है, इसी का एक जनरलाइज फॉर्म है। तो थ्योरम फोर्थ हम देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, up to so on, pk are of kth kind and the rest if any are of different kind is। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक हमें ओ का था प्रॉब्लम, तो हमारे पास पी था, लेकिन यहाँ पे जैसे एस भी है, ई भी है, तो वो P1 P2 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 अप टू सो ऑन फैक्टोरियल Pk। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार। मान लो हम मिसिसिपी का एग्जाम्पल लेते हैं। डबल एस आई पी आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों P1 है ना, तो P1 आप ले लो I को, I कितनी बार आया है 1 2 3 4 टाइम्स आया है। P2 आप कंसीडर कर लो S को, S कितनी बार आया है 4 टाइम्स, और भी कुछ है, P3 भी है जो कि ये भी 2 टाइम्स आया है P, तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला, अब इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन P1, तो इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 4, P2 के लिए फैक्टोरियल 4, P3 के लिए फैक्टोरियल 2, और इसको अब हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वाले चैप्टर में के जितने भी थ्योरम थे वो सारे देख लिए।
उस पर बेस्ड क्या क्या फॉर्मूलाज आते थे वो भी देख लिए। ठीक है, तो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा है उसको इसकी हेल्प से सम अप कर लेते हैं। परम्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों तो उस केस में भी उसके दो सब केस हैं, एक है रिपीटिशन अलाउड और दूसरा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास फॉर्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये नीचे कंडीशन दी हुई है। रिपीटिशन नॉट अलाउड अगर है तो n टू द पावर r करेंगे। ये तो ऑब्जेक्ट्स जब डिस्टिंक्ट हो तब उस केस के लिए ये हमारे पास ये दोनों फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने थ्योरम के हेल्प से देखे हैं। और जो हमारा थर्ड और फोर्थ थ्योरम था, फोर्थ थ्योरम एक्चुअली थर्ड का ही जनरलाइज फॉर्म है, वो है कि जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है उस केस के लिए, तो उसमें है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 अप टू सो ऑन फैक्टोरियल pk। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों फार्मूलाज याद रहते हैं और किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, जो कि अभी आपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है, तो आप अच्छी तरह से आगे के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं। इसमें हम परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। अब तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.2 में, उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, और ये जो तीनों फार्मूलाज हैं वो परम्यूटेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, और उन फार्मूलाज को हम जब पढ़ेंगे, उसके थ्योरम्स जब हम पढ़ेंगे तो हम उनके साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें कौन सा फार्मूला किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। Permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। ठीक है, परम्यूटेशन है क्या? एक्चुअली परम्यूटेशन जो है वो एक तरह से का अरेंजमेंट है। परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट है ना। जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो उसको ही हम परम्यूटेशन बोलते हैं, लेकिन इन अ डेफिनिट ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। मान लो हमारे जैसे नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स ले सकते हैं हम। उसके बाद मान लो अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हम ले सकते हैं इनके लिए। और मान लो जैसे अगर हम नंबर लेते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 2, 7, 9। ठीक है, यही 3 डिजिट्स हैं। इनको हम डिफरेंट ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। मान लो अगर हमने 7 को पहले लिख दिया, 7, 2, 9, तो क्या ये दोनों सेम ही रहेंगे या डिफरेंट हो गए? डिफरेंट हो गए ना। इसमें ही अगर हम सबसे पहले 9 लिखते हैं, 9, 7, 2, हम क्या करते जा रहे हैं? यहाँ ऑर्डर चेंज करते जा रहे हैं। ये नंबर हमें मान लो दिया हुआ है, हम यहाँ ऑर्डर चेंज करते जा रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं? मान लो 9 लिखा, 2, 7 चेंज कर दिया, तो यहाँ भी ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज होने से हमारा ये जो हमें गिवन नंबर था, इसका इन सब का मीनिंग चेंज होता जा रहा है ना, सेम तो नहीं रह रहे हैं ये। ठीक है, तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। सम भी ले सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास 3 डिजिट्स दिए हुए, इसमें से हमें अगर बोला गया है, यहाँ तो हमने 3 डिजिट्स लेके इनके बनाए, उनको अरेंज किया, लेकिन मान लो अगर हमें कहा जाए कि सिर्फ 2 डिजिट्स लो आप, 2, 9 ले सकते हैं, 7, 2 ले सकते हैं ना, तो 2 डिजिट्स लेके भी बना सकते हो। तो इसलिए बोलेगा ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। सम लिया मतलब
कुछ लिया उसमें से, 3 थे तो उसमें से 2 ले लिए, और अगर सारे ले लिए 3 थे और तीनों के तीनों ले लिए तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी।